मैंने कहा ना कि बीजेपी के लोग आरएसएस की प्रयोगशाला से आते हैं और झूठ की ट्रेनिंग लेके आते हैं। इससे पहले जो सभाएं उन्होंने किया था उसमें क्या बोला था? भाई बहनों, हम हर माता बहन के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजेंगे। आया? हिंदुस्तान के 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। मिला? इस देश के किसानों का बिजली बिल माफ कर देंगे। हुआ है? हमारे जोगी जी ये ठोकिया हो गए हैं। ठोकिया गिरोह चलाते हैं क्या आप? और उन्होंने जहाज को मोड़ करके लाहौर में उतरवा दिया। कहा कि आज मेरे मित्र नवाज शरीफ का बर्थडे है। क्या आपको याद नहीं आई? वही शरीफ कारगिल में सेना घुसवा दिया था। क्या आपको शर्म नहीं आई कि वही शरीफ देश के संसद में आतंकवादी घुसवा दिया था? मुलायम मुलायम नहीं है। मुलायम मुलायम नहीं है। मुलायम दुश्मन के सर पर सवा शेर है। मुलायम मुलायम को समझा था जिसने मुलायम ने कर दिया उनको मुलायम। समाजवादी पार्टी की एम्बुलेंस को जब हमारी कोई बहू रात को पीड़ित होकर के फोन मिलाती है, जब उसका ससुर नहीं जाता, उसका देवर नहीं जाता, उसका भसुर नहीं जाता, उसके परिजन कहते हैं कि 12 बजे रात के तुमके कहाँ से दवाई ले आई, सुबह होके दो, वो करा रही है, पीड़ित है, तो उसको क्या याद आता है? अखिलेश यादव जी याद आते हैं और खट से उनकी एम्बुलेंस 108 नंबर याद आ जाती है और बिस्तरे पर बैठे बैठे 108 नंबर मिला देती है और 108 नंबर मिलाती है अखिलेश यादव एम्बुलेंस लेके उसके दरवाजे। पाकिस्तान नहीं, मुसलमान नहीं, देश में आतंकवाद नहीं और खून और खराबा अगर बंद हो गया, अमन चैन हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में ताला लग जाएगा। इसलिए वो मुसलमान का मुद्दा जिंदा रखना चाहती है। मीडिया के लोगों ने जब जोगी जी से पूछा कि महाराज जी ये बताएं कि गोरखपुर में बिजली आती है कि नहीं, तो महाराज जी ने विश्व का कीर्तिमान तोड़ दिया झूठ बोलने का। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में बिजली के नंगे तारों पर भीगे कपड़े सुखाए जाते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बाबा जी तब पकड़ ही लो, अगर पकड़ लेते आप तो हमको भी आना पड़ेगा, कुछ ऐसे काम बढ़ जाएंगे कि हमें भी आना पड़ेगा अब गोरखपुर। ठीक है? युवा शक्ति के दम पर ही जग की आजादी चलती है, ये देश उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज और आज हम उपस्थित हैं चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बहरामपुर में। और बहरामपुर में हम युवा की बात की है क्योंकि आज हमारे साथ उपस्थित जनसंपर्क कर रहे थे और आज हमारे न्यूज से खास बातचीत करेंगे युवा तेज तर्रार नेता राम नक्षत्र यादव जी से। आइए सीधा बातचीत करते हैं राम नक्षत्र यादव जी से। कुछ सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों के सीधे से जवाब मांगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज में। धन्यवाद। सीधा सा सवाल रहेगा, सीधा सा जवाब आपका रहेगा हमारे न्यूज पे। हम सीधे लोग हैं जी, सीधा जवाब रहेगा, सवाल चाहे कितना हो टेढ़ा हो। जी, समाजवादी पार्टी को लोग क्यों चुने, क्यों अपना नेता बनाया, क्यों वोट करें समाजवादी पार्टी को? सीधा सा सवाल। समाजवादी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र आज पढ़े होंगे जी। मुल्क जब आजाद हो गया, आजादी के पहले तो जो लोग राजनीति करते थे उन लोगों को अपना जीवन देना पड़ता नहीं था, वो नशा था, जिंदगी कुर्बान कर दिया। भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में लटक गए फांसी पर, खुदीराम बोस 18 वर्ष की उम्र में लटक गए फांसी पर, अशफाकुल्ला खान भी लटक गए फांसी पर, भगत सिंह, उधम सिंह, इन सभी लोगों का बहुत बड़ा इतिहास है। और कुछ तो ऐसे लोग भी आजादी की बुनियाद में दफन हो गए जो आजादी की बुनियाद का ईंट बन गए, जिनका नाम भी इतिहास के पन्नों में इतिहासकारों ने लिखना मुनासिब नहीं समझा। वो बदनसीब लोग थे। अब आजादी के बाद जो राजनीति हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, वो सीधा सवाल है कि इस देश की मिली हुई आजादी को कौन संभाल के रखेगा? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राजगुरु सुखदेव, अशफाक के बलिदान के बाद मिली हुई आजादी को कौन सजो कर रखेगा? कौन इस आजादी को आगे बढ़ाएगा? कौन उनके सपने को साकार करेगा? किस वजह से उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, क्यों कुर्बानियां दी और क्यों जिंदगी भर हवालातों में सड़ करके मर गए, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत से माफी नहीं मांगा? तो वो तो आजादी के पहले की थी, परंतु आजादी के बाद तो अब जनता के अरमान, जो सपने थे कि भारत को कहां ले जाना है, उस सपने पर राजनीति होनी चाहिए। और आज आपने देखा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तान के जननायक, लोकप्रिय नेता,
लोकनायक की तरह काम करने वाले धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र धरती पुत्र अखिलेश यादव जी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। और उनकी चुनावी घोषणा पत्र को देखने के बाद से ये लग जाता है कि ये गांधी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान के अरमानों की महक आ रही है उस संकल्प पत्र में। गरीब किसानों की 300 यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री, गरीब और किसानों के लिए सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और बेरोजगारी भत्ता पुनः शुरू करने की योजना, समाजवादी पेंशन पुनः देने की योजना, और गांव के अंदर जो लोग हैं और किसान आंदोलनों में जा जा करके शहीद हो गए थे, उन शहीद किसानों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, जिन्हें किसानों की सबसे ज्यादा चिंता है, गरीबों की सबसे ज्यादा चिंता है, बेरोजगारों की सबसे ज्यादा चिंता है, खेत खलिहानों की सबसे ज्यादा चिंता है, कल कारखाना चलते रहे इसकी उन्हें चिंता है, तो हमारे नेता ने जो आंदोलनों में शहीद हुए किसान हैं या दिल्ली में बैठ करके कृषि बिल के विरोध में जो यूपी का किसान मर गया, जिसकी संवेदना तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी व्यक्त नहीं किए थे और दुख प्रकट नहीं किया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि शहीद हुए आंदोलनों में किसानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए हम देने का काम करेंगे, ये उन्होंने कहा है। सर, बात करेंगे ये घोषणाएं, घोषणाओं पे जैसे विपक्ष के लोग कह रहे हैं अब चुनाव आ गया है तो विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं बड़ी बड़ी घोषणाएं करेगी, क्या इसमें असलियत है और क्या ये जो भी घोषणाएं हैं ये पूरा होने वाली है, सपा की सरकार आएगी? बिल्कुल, जवाब बहुत साफ है और जनता के सामने है, जनता सुनी है, जनता के सामने से गुजरा भी है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हुए थे तो 2014 से पहले जो सभाएं उन्होंने किया था उसमें क्या बोला था? भाई बहनों, हम हर माता बहन के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजेंगे। आया? हिंदुस्तान के 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। मिला? इस देश के किसानों का बिजली बिल माफ कर देंगे। हुआ? अगर किसानों का, यानी जितना उन्होंने कहा है, आतंकवाद खत्म कर देंगे, देश की जीडीपी दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचाएंगे, गरीबी दूर करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी बातें आज तक मोदी जी ने कहा है एक भी सत्य नहीं हुई। उन्होंने कहा नोटबंदी कर देंगे तो उद्योग धंधे बढ़ जाएंगे, हमारे देश के अंदर रोजगार बढ़ेंगे, भ्रष्टाचार मिट जाएगा, कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, अलगाववादी ताकतों की कमर टूट जाएगी, नक्सलाइट खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे 10 गुना रफ्तार से मजबूती के साथ उठ करके आज सामने आकर के खड़े हो गए और देश की सरहद में चाइना तक घुस गया। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि मोदी जी बीजेपी हैं और बीजेपी का मेन हेडक्वार्टर आरएसएस है, जहां से उसका भाषण, जहां से उनका मिशन तैयार किया जाता है, वो झूठ बोलने वालों की प्रयोगशाला है और बीजेपी और आरएसएस से जो भी गुजरता है वो झूठ सीख जाता है, उनको झूठ ही सिखाया जाता है। मोदी उसी कार्यशाला से निकले हुए, प्रयोगशाला से निकले हुए प्रोडक्ट हैं और पूरे देशवासियों के सामने झूठ बोल रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं। जुमलेबाजी से वोट तो इकट्ठा कर लिया जाएगा परंतु देश नहीं चलाया जा सकता और आज देश चल नहीं रहा है, देश स्थिर हो गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, हमारे नेता ने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ करूंगा, भूमि विकास बैंक का कर्ज माफ हुआ। हमारे नेता ने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता दूंगा, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था। हमारे नेता ने कहा था कि लड़कियों की शादी और ब्याह के लिए, पढ़ाई के लिए हम कन्या विद्याधन देंगे, उन्होंने दिया था। हमारे नेता ने कहा था कि हम 100 नंबर 108 नंबर की एम्बुलेंस देंगे, 102 नंबर की एम्बुलेंस देंगे, उसको उन्होंने पूरा किया था। और समाजवादी पेंशन दे करके गांव में गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश की थी ताकि उनके किचन में किसी चीज का कोई अभाव न हो। और नौजवानों को, छात्रों को, बेरोजगारों को पढ़ने के लिए, जहां आज ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है ना, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो नई शिक्षा नीति है उसमें शिक्षक विहीन विद्यालय चलाने की योजना चल रही है। और शिक्षक विहीन विद्यालय जब चलाने की योजना हो रही है तो आप बताएं कि किसका बेटा पढ़ पाएगा? ये गांव में रहने वाले गरीबों के बच्चे तो अनपढ़ हो जाएंगे, जिनके 4 बच्चे हैं उनको 4 लैपटॉप चाहिए। तो ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही जान गए थे और उत्तर प्रदेश के अंदर
40 से 50 लाख नौजवानों को लैपटॉप दे करके आने वाले दिनों की चुनौतियां का सामना करने के लिए पहले ही तैयार कर दिया था। उन्होंने जितने वादे किए थे, किसानों की सिंचाई माफ कर दी। आज किसी के दरवाजे पर पानी की वसूली करने वाला अमीन नहीं जाता है। पहले तो सिपाही आता था तो लोग भाग जाते थे। उससे ज्यादा अमीन के चपरासी से हमारा किसान डरता था, घर में घुस जाता था कि वो पानी का दाम मांगने आया है। लेकिन अखिलेश जी ने कहा कि नहीं, अब पानी की वसूली नहीं होगी, हम पूरा पानी फ्री करते हैं। और फिर हुआ। जितने वादे अखिलेश यादव जी ने किए थे, सारे के सारे वादे उन्होंने 2.5 से 3 साल के अंदर पूरा कर दिया। दुनिया के पहले नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो अपने चुनावी घोषणा पत्र को 3 सालों के अंदर पूरा करके विश्व में एक कीर्तिमान बना दिया था। वो कीर्तिमान आज भी कायम है और मैं विश्वास करता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर एक ही तो नेता रह गया है, जननायक, सत्य बोलने वाला। लड़ाई है सत्य बोलने वाले अखिलेश और झूठ बोलने वाले मोदी और जोगी के बीच में। उनका घोषणा पत्र पूरा नहीं होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र 100% पूरा हुआ है, होता है। और आने वाले दिनों में मुझे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर विश्वास है कि जितने वादे उन्होंने किया है वो सब पूरा करेंगे। झूठ बोलने वाले नेताजी माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री है, वो उनको आपने जो है वो इंटीग्रेट करते हुए कहा है। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा अधिक सीटें आ रही हैं, 3 सीटें किसके लिए छोड़ रहे हैं? तो पूछा गया तो वो बता रहा है कि अखिलेश यादव जी के लिए। वो उनके झूठ का एक नमूना आपके सामने पेश कर दे रहा हूं और सुन लीजिए, उसी से इसको भी लगा दीजिए। उन्होंने ये कहा था पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो उन्होंने ये कहा था, आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने जब जोगी जी से पूछा कि महाराज जी ये बताएं कि गोरखपुर में बिजली आती है कि नहीं, तो महाराज जी ने विश्व का कीर्तिमान तोड़ दिया झूठ बोलने का। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में बिजली के नंगे तारों पर भीगे कपड़े सुखाए जाते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बाबा जी तब पकड़ ही लो, अगर पकड़ लेते आप तो हमको अभी आना पड़ेगा, कुछ ऐसे काम बढ़ जाएंगे कि हमें भी आना पड़ेगा अब गोरखपुर। ठीक है, तो इस तरह का झूठ बोलने वाले लोगों से कितनी कल्पना करेंगे, ये हाँकने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है, जब हमारे नेता अखिलेश यादव जी थे तो 18 घंटे बिजली आती थी, जहां से लाते थे देते थे। और उत्तर प्रदेश के अंदर 7 पावर प्लांट समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में बनवा दिया। परंतु वो ये जानते थे कि सरकार मेरी ही आएगी, फीता काट लेंगे और इसको संचालित हम ही करेंगे। लेकिन जनता ने जो फैसला लिया वो आपके सामने है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सत्ता से बाहर हो गए और उन्हीं 7 पावर प्लांटों को चला करके ये सुरखरू बन गए और अपनी पीठ ठोकने लगे। एक को पावर प्लांट लगाए हैं, कहां से आ गई बिजली? ये सब समाजवादियों ने किया था, जिसको ये भुना रहे हैं। बात करेंगे सर आपकी ये पगड़ी की। पगड़ी आपकी जो है लाल कलर जो है हजारों रंगों में एक अलग छाप छोड़ता है, लेकिन विपक्ष के लोग इसी को मुद्दा बना रहे हैं। पगड़ी भी नहीं छूटा है तो आपके पगड़ी पे एक आरोप लग रहा है कि ये जब सरकार आ जाएगी सपा की तो यादवों का चलने लगेगा, एक जाति विशेष की पार्टी है, इस पे क्या कहेंगे? यादवों का चलने लगता है क्या थाने में? आप ये देखे होंगे समाजवादी पार्टी जो टिकट वितरण कर रही है उसमें देख लीजिए कितने यादव हैं। समाजवादी पार्टी की एम्बुलेंस को जब हमारी कोई बहू रात को पीड़ित होकर के फोन मिलाती है, जब उसका ससुर नहीं जाता, उसका देवर नहीं जाता, उसका भसुर नहीं जाता, उसके परिजन कहते हैं कि 12 बजे रात के तुमके कहां से दवाई ले आई, सुबह होके दो, वो करा रही है, पीड़ित है, तो उसको क्या याद आता है? अखिलेश यादव जी याद आते हैं और खट से उनकी एम्बुलेंस 108 नंबर याद आ जाती है और बिस्तरे पर बैठे बैठे 108 नंबर मिला देती है और 108 नंबर मिलाती है। अखिलेश यादव एम्बुलेंस लेके उसके दरवाजे पर चले जाते हैं और उसको ले जाकर के दवा कराते हैं। आपका प्रश्न क्या रहा है? हमने ये कहा कि थाने पे जो है हाँ, आपका तो जब वो एम्बुलेंस से आती है तो वहां से चलते समय किसी की जाति पूछी है क्या? किसी बहन से ये पूछा कि तू किस जात की हो? नहीं पूछा। जब 100 नंबर आती है, फोन किया जाता है तो वहां से पूछा जाता है क्या कि 100 नंबर की गाड़ी तभी आएगी जब तुम यादव हो? ऐसा तो नहीं है। जिनकी फीस माफ की गई थी उनसे पूछा गया था खाली यादवों का माफ कर दो। जब पानी का दाम माफ हुआ सिंचाई का, तो क्या एक जात के लोगों का पानी का दाम माफ हुआ? सेना सीआरपी में जो भर्ती हुए नौजवान पुलिस पीएससी में अखिलेश यादव के जमाने में, उसमें एक जात के लोग हुए थे। हमारे गांव में 2 निषाद हैं, जुड़वा बच्चे हैं, दोनों निषाद हैं और प्रतिभावान थे, पढ़ लिख रहे थे, दौड़ रहे थे, लंबाई अच्छी थी और दोनों जुड़वा भाई अखिलेश यादव के जमाने में पुलिस में हो गए। ये नहीं है जो पढ़ रहा है,
जो चल रहा है, जो संकल्प लिया है कि मुझे आगे जाना है, तो अखिलेश यादव की ही सरकार में जाएगा। इसलिए कि अखिलेश यादव की सरकार में रोजगार मिलेंगे, भर्तियां होंगी, सरकारी नौकरियां मिलेंगी, उद्योगों में ताले नहीं लगेंगे, तो निश्चित रूप से सभी को बारी बारी से अवसर मिल जाएगा, सभी चलेंगे, सभी आगे बढ़ेंगे। ये आरोप बीजेपी का बेबुनियाद है। वो एक वर्ग के खिलाफ समाज के अन्य वर्गों को भड़का करके और अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। बात करेंगे मुसलमानों पे। मुसलमान का जो है कहते हैं कि मुसलमानों के लिए ये क्या करते हैं, मुसलमान पक्ष को ज्यादा आगे रखते हैं। अभी हाल ही में एक योगी जी का भी बयान आया था पीपराइज को लेकर के, जहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे थाने पे आदेश किया गया था कि मुसलमानों को मत छेड़ना। अखिलेश यादव जी के द्वारा ये आदेश किया गया। ऐसा होता है क्या सपा में? हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है, उनकी जब सरकार चल रही थी तभी कहा था, और इसी पर काम भी हो रहा था कि अपराधी को छोड़ो नहीं और शरीफ को छेड़ो नहीं। अगर किसी शरीफ को, गरीब को पुलिस ने सताया, छेड़ा, तो उनका दंड मिलता था। परंतु आज क्या है, हमारे जोगी जी ये ठोकिया हो गए हैं। ठोकिया गिरोह चलाते हैं क्या आप? वो ठोकिया गिरोह चला रहे हैं कि ठोक दो, हमेशा गुस्से में रहेंगे आप। कानून की बात करो यार, कानून की बात करिए, और जो अपराधी हैं उनको जेल के सलाखों में डाल दीजिए। जो काउंटर के लिस्ट में हैं उनको काउंटर भी कर दीजिए, लेकिन फ्रॉड करके काउंटर मत करवाइए। पकड़ पकड़ के पेड़ों से बांध कर काउंटर मत करवाइए, गाड़ी पलाट के काउंटर मत कराइए। ये तो देश के नौजवानों का, लोगों का विश्वास उठ रहा है इस सरकार के ऊपर से। तो भाजपा के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी कहते हैं तुम हाफिज सईद से डरते नहीं हो क्या? हाफिज सईद आ जाएगा हम हट जाएंगे तो, अजहर मसूद आ जाएगा हम हट जाएंगे तो, पाकिस्तान घुस जाएगा हम हट जाएंगे तो मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकवाद, ये बीजेपी के डूबती हुई नैया के पतवार हैं। और जब वो डूबने लगती है तो मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हाफिज सईद हाफिज सईद हाफिज सईद, अजहर मसूद। कहते हैं अजहर मसूद फला विपक्ष के फला लीडर का रिश्तेदार है, जबकि अजहर मसूद को 12 बजे रात को बिरयानी खिलाकर जम्मू कश्मीर की जेल से और हवाई जहाज से कंधार ले जा करके किसने छोड़ा था? किसकी सरकार में वो छोड़ा गया? कौन वो थे लोग कि जहाज में काजू खिलवाते हुए चले गए अफगानिस्तान? वो कौन लोग थे? किनकी सरकारों में विमान का अपहरण हो गया, वो रोक नहीं सके? हमारे देश की वो अपहृत विमान चंडीगढ़, अमृतसर एयरपोर्ट पर उतर करके तेल भी भरा, पायलट थोड़ा लिंगर कर रहा था कि सरकार कोई कार्रवाई कर देगी, लेकिन ये बीजेपी की इतनी नालायक सरकार होती है कि कोई कार्रवाई नहीं। जब जब चुनाव आएगा तब ये बताते हैं मुसलमान से खतरा है। इस देश में मुसलमान से हिंदू को खतरा नहीं है, हिंदू से हिंदू को खतरा है, मुसलमान से नहीं। ये तो बीजेपी का फार्मूला है, जुमलेबाजी है कि मुसलमानों के खिलाफ बोल देंगे, हिंदू हमको वोट दे देगा। अब हिंदू ऐसा नहीं है, नौजवान रोजगार खोज रहा है। जब रोजगार मांगते हैं, महंगाई पर बहस करते हैं और शिक्षा पर बहस करते हैं, नौजवान कहता है हमको शिक्षित करिए, तो ये मुसलमान बताते हैं, पाकिस्तान बताते हैं। लाहौर में जाकर के बर्थडे में कौन शामिल हुआ था? मेरे मित्र का बर्थडे है, केक किसने काटा था? नवाज शरीफ का केक किसने काटा था? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अफगानिस्तान से दिल्ली आ रहे थे और उन्होंने जहाज को मोड़ करके लाहौर में उतरवा दिया। कहा कि आज मेरे मित्र नवाज शरीफ का बर्थडे है। क्या आपको याद नहीं आई? वही शरीफ कारगिल में सेना घुसवा दिया था। क्या आपको शर्म नहीं आई कि वही शरीफ देश के संसद में आतंकवादी घुसवा दिया था? अगर हमारे देश के सेना के जवानों ने लाज न बचाई होती तो हमारे भारत माँ की अस्मिता उसी दिन लुट गई होती। पाकिस्तान नहीं, मुसलमान नहीं, देश में आतंकवाद नहीं, और खून और खराबा अगर बंद हो गया, अमन चैन हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में ताला लग जाएगा। इसलिए वो मुसलमान का मुद्दा जिंदा रखना चाहती है, आतंकवादी घटनाएं देश में घटवाना चाहती है और मुसलमानों के बहाने देश की सत्ता में नालायक लोगों को बैठाना चाहती है। इसलिए मैं कहता हूं कि मुसलमान इस देश में मुद्दा नहीं है, मुद्दा है हिंदुस्तान की सामरिक नीति, विदेश नीति, कृषि नीति, शिक्षा नीति। ये सारे मुद्दे हैं और सभी नीतियों में फेल हो गई है, पूरी तरह से फेल हो गई। बात करेंगे सर आपके बातों पे। बातें आपकी बड़ी तेज रहीं, डर नहीं लगता है क्या ऐसे बीजेपी के खिलाफ बोलने में? क्योंकि गोरखपुर में कहते हैं लोग कि योगी का गोरखपुर में रहना है तो योगी कहना है। ये महाराज जी और उनके लोगों का अहंकार बोलता है, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। योगी जी अपनी जन्मतिथि को याद कर लें,
या उनके लोग जो यह बात कहते हैं, वो लोग उनकी जन्मतिथि को याद कर लें और मोदी जी के जीवन को याद कर लें। मोदी जी किस दिन से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये याद कर लें। इसके पहले भी भारत था, रहेगा, और उसके पहले भी हिंदू सुरक्षित था और रहेगा। हिंदू मुसलमानों के बीच में दूरी तो बीजेपी बढ़ाई है। जब से हिंदुस्तान की सियासत में बीजेपी का उदय हुआ है, तभी से हिंदू और मुसलमानों के बीच में दूरी बढ़ाने की कोशिश हुई है। लेकिन हम मिली-जुली संस्कृति वाले देश हैं, ये लाख कोशिश करेंगे, हम एक साथ इंकलाब बोले हैं, एक साथ सीमा पर गोलियां खाए हैं और एक साथ फांसी पर लटके हैं, एक साथ आजाद हुए हैं, एक साथ गुलाम थे, और वो भारत को विघटित नहीं कर पाएंगे, समाज को बांट नहीं पाएंगे, और हमें किसी से डर नहीं है। जब भगत सिंह नहीं डरे तो मैं कैसे डर जाऊं? 100 रुपए महिलाओं के खाते में, ये अभी ई श्रम कार्ड पे 500-500 रुपए, फ्री राशन के साथ साथ कभी जो रिफाइन नहीं मिला वो कह रही है हम दे रहे हैं। और क्या करें, क्या कमी है? ये जो है बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारी तो ये उपलब्धि है, जो कभी नहीं हुआ है वो हम कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? कभी नहीं हुआ है। मैंने कहा ना कि बीजेपी के लोग आरएसएस की प्रयोगशाला से आते हैं और झूठ की ट्रेनिंग लेके आते हैं। उनको ट्रेनिंग ये दी गई है कि झूठ इतना साफ बोलो कि सामने वाला समझ ना पाए, और तब तुम पक्का झूठलर माने जाओगे। इसकी पूरी ट्रेनिंग हो जाती है, तब वो राजनीति में बीजेपी में लॉन्च किए जाते हैं आरएसएस के कार्यालय से। उन्होंने जो ये कहा है, ऐसा किसी ने नहीं किया। राशन वितरण प्रणाली, गरीबों को गरीबी रेखा का कार्ड, बीपीएल कार्ड, भारतवर्ष में संयुक्त मोर्चे के सरकार के मुखिया एचडी देवगौड़ा साहब ने किया था। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने किया था 1997-98 में, आपसे बता दूं, जिसमें हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री थे, और रक्षा मंत्री पद पर रह करके पाकिस्तान और चीन दोनों को उन्होंने सबक सिखाया था। उनकी हेकड़ी बंद कर दी थी। उनकी हिम्मत नहीं थी कि भारत की सरहद पर दोनों देश बुरे नजर से देखें। जब तक वो कहते हैं ना कि मुलायम सिंह यादव कहने के लिए मुलायम है, एक शायर मुझे याद आ गया, किसी ने कहा था, मुलायम मुलायम नहीं है मुलायम, मुलायम मुलायम नहीं है मुलायम, दुश्मन के सर पर शवाशेर है मुलायम, मुलायम को समझा था जिसने मुलायम, मुलायम ने कर दिया उनको मुलायम। तो वो मुलायम नाम तो है, लेकिन काम बड़ा कठोर था। बात करेंगे सर चौरी चौरा विधानसभा, चूंकि आप विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं, तो आपके विधानसभा की ऐसी कोई एक बड़ी समस्या हो जो विधानसभा में आप अगर चुन करके आएंगे सपा से, तो जिसको दूर करना चाहेंगे आप? हमारे विधानसभा में आज की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और बेरोजगारी तो पूरे देश में है, परंतु मेरे वहां की तरफ आपको ला रहा हूं इसलिए कि हमारे यहाँ कई फैक्ट्रियां थी, औद्योगिक इकाइयां थी, लोग रोजगार करते थे, नौकरी करते थे, काम करते थे, बहुत सारे काम फैक्ट्रियों में थे। एशिया की नंबर 1 चीनी मिल सरदार नगर में थी, वो चीनी मिल बंद हो गई, डिस्टिलरी बंद होने के कगार पर है, रोलिंग मिल बंद हो गया, स्टील मिल बंद हो गया, सुर्खी मिल बंद हो गया, जितने कल कारखाने थे वो सब बंद हो गए। कुसमी में हम जहां बैठे हैं, इस गांव के बगल में कुसमी में एक दाल मिल थी, नोटबंदी मोदी ने किया, वो दाल मिल बंद हो गई, कट के चली गई। ऐसे ऐसे न जाने हिंदुस्तान में मैंने देखा था कि नोटबंदी के 1 महीने के अंदर 3,56,000 उद्योग बंद हो चुके थे 1 महीने में। तो जो उद्योग बंद हुए, लोग उसमें काम करने वाले लड़के बेकार हो गए, बेकार होकर घर चले आए। तो वो बेरोजगारी की चिंता हमें है, बेरोजगारी की चिंता हमें है, और बेरोजगारी दूर करने की कोशिश करूंगा कि और हमारे यहाँ जमीन है, कल कारखाने लगाएं, युवाओं को रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्थाएं हों। दूसरा, नदियों से घिरा हुआ है हमारा इलाका, राप्ती से, गुर्रा से और कई नालों से, और वो नाले तूफान मचा देते हैं। इसलिए कि जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उन नालों पर 4-4 फुट हर साल मिट्टी डाली जाती थी, बंधों का मरम्मत किया जाता था, नालों के बंधों की, नदियों के बंधों की। लेकिन जोगी जी अनुभवहीन है, मंदिर से निकल करके वो कुछ जाने नहीं और जान नहीं पाए। वो समझे कि गंगा मैया का हाथ जोड़ लेंगे और मोदी जी एक बार कह देंगे कि मैं गंगा मैया का बेटा हूं, वही मुझे बुलाई हैं, तो वो मान जाएंगी, ठीक है। परंतु गंगा मैया का रफ्तार रुका नहीं और सारे बंधे ओवरफ्लो कर गए, और ओवरफ्लो कर करके पूरा हमारा इलाका डूब गया था। और मैं ऐसा करूंगा कि अगर हमें अवसर मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ हमारे क्षेत्र की जनता, गरीब
अमीर सभी लोगों के लिए कह रहा हूं, जात पात का कोई मतलब मेरे नजरों में नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो मैं वादा करता हूं कि हर साल बंधों की मरम्मत होगी, ताकि हमारे कछार की वो कृषि योग्य भूमि डूबे ना, उसमें से अच्छी पैदावार हो और हमारे किसानों को जो दुर्दशा झेलनी पड़ी है, मुसीबत झेलनी पड़ी है, युवाओं को, महिलाओं को, नौजवानों को, बच्चों को, तो वो दुर्दशा नहीं झेलनी पड़ेगी। और गांव-गांव में छोटे-छोटे खेल का मैदान बनाऊंगा, ताकि हमारे क्षेत्र के अंदर से चौरी चौरा का उपलब्धि ये है, सैयद मोदी हमारे क्षेत्र की उपज थे, जो एशियाड से लेकर ओलंपिक और विश्व स्तर के बैडमिंटन क्षेत्र में तहलका मचा दिए थे, तिरंगा लहराया था सारी दुनिया में। मैं सोचता हूं कि चौरी चौरा से ऐसे होनहार नौजवानों को तैयार करूं, चूंकि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूं और यूपी में 2 बार गोल्ड लिया था, तो स्पोर्ट करने वाले लड़कों की चिंता है हमें कि गाँव में रहने वाले गरीबों के बच्चे ही सेना में जाते हैं, वही सैनिक हैं, वही देश की बर्फीली चोटियों पर टहलते हैं, तब इस देश के पूंजीपति अपने उद्योग चलाते हैं, तब मोदी जी के मित्र नीरव मोदी, विजय माल्या देश लूटने में सक्षम हो रहे हैं। अमित शाह के लड़के की पूंजी बढ़ रही है और सुरक्षा करता है देश के किसान का बेटा, और किसान का बेटा सेना में जाने जोग स्टेडियमों में बनेगा। घर में रख दिए है। हमारी महिलाएं बोल रही हैं कि जो हमारे घर का भूसौला है, जिसमें पशुओं के चारे रखे गए हैं, सिलेंडर उसी जगह फेंक दिया गया। ये कहते हैं कि हमने आंसू पोंछी, तो बहनें कह रही हैं कि अरे आंसू तो नहीं पोंछा, अब तो आंसू ही पैदा कर दिया। तब तो हम चूल्हा में फूंकते थे तो कभी कभी आंसू आ जाते थे, अब तो गैस सिलेंडर का दाम पूछती हूँ तभी आंसू आ जाते हैं। जब 1200 बोलता है तो रोने लगता हूँ, आंख पिघल जाती है और कहती हूँ कि जब महंगा ही कर देना था तो क्यों दिए थे। और यह योजना भी जो नहीं जानते हैं उनको बहकाएं। मैं जानता हूं, मेरा राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है। यह योजना यूपीए सरकार की है, जिसमें हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी का समर्थन था, और उस सरकार ने इस गैस सिलेंडर योजना को लॉन्च किया था, लेकिन लॉन्च करने के बाद चली गई और चले जाने के बाद इसको इन्होंने भजा लिया। ये दूसरे के काम को अपने नाम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम इन्होंने नहीं किया। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। हालात तो ये हो गई है कि आदमी अब रोटी पाएगा कि नहीं पाएगा। अभी अमित शाह जी ने कहा है कि यूपी में पुनः इतिहास दोहराऊंगा। मैं कहना चाहता हूं बड़े जोर शब्दों में कि ये आवाज अमित शाह जी के पास पहुंच जाए, और हो सके तो आप पहुंचा दीजिएगा कि अमित शाह जी अगर दोगे यूपी में इतिहास सरकार बनाकर, तो तेहराने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए कि तेहराने के लिए कुछ यूपी में बचेगा ही नहीं। ये सब के सब गुजराती पूरे उत्तर प्रदेश को लूट करके चले जाएंगे। दोहरा दिए अगर तो तेहराने का अवसर नहीं रह जाएगा। इसलिए कानून व्यवस्था, स्कूल, बिजनेस, व्यापार, मार्केट सब कुछ ध्वस्त हो चुका होगा। फिर यूपी में सरकार नहीं, जंगल राज रहेगा का काम है। जब देखेंगे तो कहीं न कहीं से गाड़ी फंस रही है तो दंगा करवा देंगे। जैसे आपने कहा ना मुसलमान, बस वही उनको चुनाव जिताता है। मुसलमान इस देश का बीजेपी का पतवार है, इसलिए उसको बड़े सहेज के रखती है वो, कि जब चुनाव आएगा तो हम मुसलमान करेंगे और हिंदू बेवकूफ बन जाएगा। कहते हुए दुनिया के सबसे शिखर तक ले जाएंगे। उस विचारधारा के लिए लड़ूंगा। टिकट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, और टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है। हमारे नेता अखिलेश यादव हैं, वो कभी मेरे बारे में सोचेंगे, जो भूमिका देंगे उस भूमिका को हूबहू निभाऊंगा, चाहे उसके लिए जान रहे चाहे जाए। मैं उनका सैनिक हूँ, उनका सिपाही हूँ, उनके आदेश का पालन करना मेरा धर्म है, कर्तव्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी अपील करेंगे कि ऐसे तेज तर्रार युवा नेता चौरी चौरा विधानसभा मांग कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें हमारे फास्टर प्लस न्यूज को।